हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के अंदर जो है हम 7 क्लासें पूरी कर चुके हैं और आज अपना जो टॉपिक है वो है नगर पालिका राजस्व। नगर पालिका राजस्व जो एक्ट है, जो टॉपिक है, उसके अंदर कुल जो है वो 40 धाराएं हैं। 101 से लेकर 140 तक, 100 तक की धाराएं हमने पूरी कर ली हैं और इन 100 तक की धाराओं की जो नोट्स हैं वो नोट्स हमने पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है द ड्रीम आरएस ऑफिशियल, उस पर आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम 101 से 140 को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही क्लासें होंगी उसके बाद में आगे के नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाते दिए जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि वहां से आपको जो नोट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। नाम है नगर पालिका राजस्व। तो राजस्व का सीधा सा मतलब क्या हो गया? पैसा। पैसा आने का जो तरीका है, जैसे टैक्सेज हैं, कैसे लगाए जाते हैं, किस धारा में प्रावधान है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें जो आएंगी वो किस में आएंगी? राजस्व में आएंगी। नगर पालिका कौन कौन से टैक्स लगा सकती है। आप कल ईओ बनोगे तो फिर आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन सी पावर्स आपके पास है, कौन कौन से टैक्सेज आप लगा सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपने 1 से लेके 101 से लेके 140 तक की जो धाराएं हैं उन धाराओं में सम्मिलित होगी। तो शुरुआत करता है सबसे पहले धारा 101। देखो 101 धारा के 101 क्या कहती है? आंतरिक राजस्व। प्रश्न सीधा कहां से उठेगा? ऐसे उठेगा, आंतरिक राजस्व के स्रोत बताइए। बहुत बड़ा लिखा है एक्ट में, कोई मतलब नहीं है, पढ़ने से कोई वो फायदा नहीं है, समय व्यतीत करना है। सीधा सा पूछा जाएगा आंतरिक राजस्व धारा नंबर कौन सी है और आंतरिक राजस्व के स्रोत कौन कौन से। तो आंतरिक राजस्व में क्या क्या दे रखा है? सभी प्रकार के कर आंतरिक राजस्व में समाहित है, चाहे वो सफाई कर हो, चाहे अपशिष्ट प्रबंधन पे हो, किसी भी प्रकार का, चाहे सिंचाई करो। ठीक है, उपयोगिता प्रभार, उपयोगिता प्रभार को कहते हैं यूजर चार्जेज। भाई अपना जो एक्ट है ना, तो एक्ट की जो लैंग्वेज है उसका भी आप विशेष ध्यान रखें। सभी प्रकार के उपयोगिता प्रभार, इसके अलावा फीस और जो जुर्माने हैं, ठीक है, वो कौन से? जो विनियामक और कानूनी कृत्यों के अनुपालन में जो भी फीस और जुर्माने लिए जाते हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो 4 चीजें याद रखनी है आपको। पहला कर, दूसरा यूजर चार्जेज और तीसरा फीस और जुर्माना। ये 4 की 4 किसके अंदर समाहित होंगे? आंतरिक राजस्व के अंदर समाहित होंगे। एक ही चीज ध्यान रखनी है, आंतरिक राजस्व धारा 101 कर, फीस, जुर्माना और यूजर चार्जेज, 4 चीजें। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं 102 में। 102 में क्या है? अब बात हो गया, देखो आंतरिक राजस्व। अब ये बाध्यकारी कर की कौन कौन से ऐसे कर है जो बाध्यकारी करों की श्रेणी में आते हैं, नगर पालिका जो है वो लगा सकती है उन करों को। ठीक है, वो लोगों के लिए बाध्य है कि लोग वो कर जरूर चुकाए, अगर नहीं चुकाते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान जो है वो नगर पालिका कर सकती है। तो वो हो गए बाध्यकारी कर। तो धारा कौन सी? 102। ठीक है, अब 102 में देखो कौन कौन से बाध्यकारी कर की श्रेणी में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, सबसे पहले भूमि और भवनों पर कर। जो जमीन और जो भूखंड और जो मकान बने हुए हैं उन पे जो टैक्स लगा सकती है नगर पालिका। वृत्ति, व्यापार, आजीविका नियोजन पर कर, किसी भी प्रकार का व्यवसाय वगैरह करते हैं तो उस पे बाध्यकारी कर लगा सकती है। सड़क, पुलों, घाटों पर पथ कर, भाई जो सड़क है, पुल है, घाट है, जो भी है उन पे टोल टैक्स लगा सकती है, पथ कर लगा सकती है। प्रदूषण नियंत्रण कर, ये प्रदूषण नियंत्रण कर किस पे लगाया जाएगा? कारखानों पर। ऐसे कारखाने जो प्रदूषण फैलाते हैं, जिनके कारण पॉपुलेशन बढ़ता है, उन पे प्रदूषण नियंत्रण कर लगाया जाएगा। और उस कर का उपयोग किस में कर सकती है? उस प्रदूषण को नियंत्रित करने में नगर पालिका कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में विज्ञापन कर। भाई कोई होर्डिंग लगाता है, कोई बैनर लगाता है, कोई अपना प्रचार प्रसार करता है, बैनर लगाता है, उसको नगर पालिका से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। और अनुमति लेने के लिए नगर पालिका क्या करेगी? 102 के तहत उस पर टैक्सेज आरोपित कर सकती है कि कोई इस क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में टैक्स विज्ञापन लगाएगा तो उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा। ठीक है, संविधान के अधीन आरोपित अन्य करो या अन्य कोई कर जो संविधान के अधीन आरोपित किया गया। तो मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है कि 101 में था आंतरिक राजस्व,
102 में है बाध्यकारी कर। ठीक है, बाध्यकारी करों में वो सारे टैक्सेस आते हैं जो नगर पालिका आरोपित कर सकती है, लोग देने के लिए बाध्य है। ऑफिशियली अगर हम उनको देखें तो भूमि और भवनों पे कर, व्यापार वाणिज्य पे कर लगा सकती है, सड़क पुल और जो घाट है उन पे पथकर के रूप में वसूल कर सकती है। साथ साथ जो विज्ञापन होर्डिंग बैनर्स लगाए जाते हैं उन पे टैक्सेस ले सकती है। और इसके अलावा नगर पालिका कोई संविधान में कोई अन्य कर आरोपित किया गया है वो जो है वो ले सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि राज्य सरकार, ये बजट नहीं है, गजट नोटिफिकेशन। राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा किसी कर को कमी कर सकती है, बंद कर सकती है या स्थगित कर सकती है। अभी मान लीजिए नगर पालिका ने कोई टैक्स लगा दिया, नगर पालिका ने एक जो है ना वो जैसे मान लो यही टैक्स लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि वो गलत है तो वो क्या करेगी, गजट नोटिफिकेशन करेगी, अधिसूचना जारी करेगी। इस अधिसूचना के माध्यम से वो चाहे तो इसको कम कर सकती है, बंद कर सकती है और स्थगित कर सकती है। मतलब पूरा पावर किसमें है, राज्य सरकार में है कि वो चाहे तो उसे बंद करे, कम करे या स्थगित करे। ठीक है, तो आपके पास दो धाराएं पूरी होगी, 101 आंतरिक राजस्व और 102 बाध्यकारी कर। ठीक है, तीसरा हम चलते हैं। भाई आंतरिक राजस्व की बात कर ली, बाध्यकारी कर की बात कर ली। 103 कहता है अन्य कोई कर जो आरोपित किए जा सकते हैं, अदर टैक्स है जिसके अंदर आएंगे। ठीक है, अन्य कर जो आरोपित किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से हैं, जैसे यान कर, लंगर डालने वाली नौकाओं पर कर, रोशनी कर, भाई लाइट की व्यवस्था करती है नगर पालिका तो वो टैक्सेस ले सकती है। ठीक है, कोई मीटिंग वीटिंग करता है तो उसकी परमिशन देने पे टैक्स ले सकती है। तीर्थ यात्रा कर भी लगा सकती है। तीर्थ यात्रा कर में कैसे लगता है, देखो जैसे कोई मेला है तो आपने अमूमन देखा होगा कि जो बड़े मेले होते हैं उनमें नगर पालिका और ग्राम पंचायत क्या करती है, टैक्स वसूल करती है। तो वहां से जो है यहाँ इस मेले में जो यात्री आते हैं ना उनसे क्या ले सकती है, टैक्स ले सकती है, कर ले सकती है। अगर आप में से कोई माउंट आबू गया हो, माउंट आबू अगर आप जाते हैं तो वहां पे जो है वो नगर पालिका नहीं लेती, वहां एक्चुअली में ग्राम पंचायत है एक, उस ग्राम पंचायत के द्वारा जो है वहां पे सभी यात्रियों से क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। ठीक है, तो उस तरह से नगर पालिका जो है तीर्थ यात्रा कर भी लगा सकती है। विज्ञापन होर्डिंग लगाने पर अगर मैंने आपने पीछे भी बात करी कि भाई वो बाध्यकारी भी है। ठीक है, अग्निकर, अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था करती है तो उसके सुरक्षा के लिए भी ये टैक्स ले सकती है। इसके साथ साथ लिखा है कि गैर आवासीय भवन, ऐसे भवन जो गैर आवासीय है, ठीक है, उसमें पार्किंग स्थानों की न्यूनता पर करके, मान लीजिए कोई ऐसा गैर आवासीय जो कमर्शियल जो है बिल्डिंग है और उसमें क्या है पार्किंग के लिए प्रयुक्त उपयुक्त जगह नहीं है तो लोग कहाँ पार्क करेंगे, लोग पार्क करेंगे नगर पालिका की भूमि। तो नगर पालिका क्या कर सकती है कि उस पर टैक्स लगा सकती है कि भाई तुम्हारे लोग हमारे यहाँ पार्क करेंगे तो आपके ये टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ जो स्टाम्प शुल्क होता है उस पर अधिभार लगा सकती है, अधिभार। स्टाम्प शुल्क पे क्या लगा सकती है, अधिभार लगा सकती है। और ये जो अधिभार होगा ये ध्यान रखने वाली मेन चीज क्या है कि 10% से ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए का स्टाम्प है, 100 रुपए का स्टाम्प है, 10% चार्ज और लगा सकती है, यानी 110 रुपए में जो है वो दे सकती है। 120 नहीं कर सकती, 111 नहीं कर सकती। तो यार ये मेन चीज याद रखना है कि अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकते हैं, आपको ये नहीं पूछेगा कौन कौन से किए जा सकते हैं। स्टाम्प शुल्क वाला मोस्ट है कि इसमें क्या है कि स्टाम्प शुल्क में जो अधिभार लगाएगी 103 के तहत, वो किस में लगाएगी, तो भाई वो आपके अधिकतम 10% लगा सकती है। 10% से ज्यादा जो है वो नगर पालिका अधिभार नहीं लगा पाएगी। ठीक है, तो अन्य और लास्ट में है संविधान के द्वारा कोई अन्य प्रोविजन किया जाए, तो आपकी 3 धाराएं पूरी हो गई। कौन कौन सी है देखो, 101, 102 और 103, तीन धाराओं को एक साथ याद करते चलो। 101 क्या कह रही थी, 101 था आंतरिक राजस्व। ठीक है, 102 में क्या था,
102 में था आपका बाध्यकारी कर, और 103 में था आपके अन्य कर। बेसिक सी चीज ये है कि ये जो तीनों धाराएं हैं वो टैक्स से रिलेटेड है। राजस्व की हम बात कर रहे हैं तो टैक्स से रिलेटेड है, और टैक्स से रिलेटेड होने के कारण इनमें से जो ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वो यही है कि आंतरिक राजस्व में क्या क्या आता है। तो आंतरिक राजस्व में हमने किस चीज की बात करी? कर, फीस, जुर्माना और उपयोगिता प्रभार। उपयोगिता प्रभार को कहते हैं यूजर चार्ज। ठीक है, तो आंतरिक राजस्व में चार चीजों की हमने बात करी, कर, फीस, जुर्माना और उपयोगिता प्रभार, आंतरिक राजस्व हो गया। बाध्यकारी कर हमने बात कर ली कि कौन कौन से होते हैं, और अन्य कर जो नगर पालिका अधिरोपित कर सकती है। अन्य कर में एक मेन चीज अपने पास में आई थी, वो आई थी कि स्टाम्प शुल्क पर अधिभार। स्टाम्प शुल्क पर अधिभार, यह आपको ध्यान रखना है कि अधिभार कितना है, 10% तक लगाया जा सकता है। 10% तक, एक भी लगा सकती है, 10 भी लगा सकती है, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं लगा सकती। तीनों धाराओं के तहत जो कर आरोपित किए जा सकते हैं उन सभी करों को क्या है, सभी करों को आपको क्या करना है, जो भी आप में कमी, बंद और स्थगित, ये जो सभी टैक्स लगाए गए हैं, ये जो सभी टैक्सेज लगाए गए हैं, इनमें कमी करनी है, इनको बंद करना है या स्थगित करना है, ये पावर किसके पास है? ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और वो कैसे करेगी? वो नोटिफिकेशन जारी करेगी, अधिसूचना जारी करेगी, और अधिसूचना जारी करके जो है वो राज्य सरकार ये सारे के सारे जो टैक्सेज लगाए जा रहे हैं उनको कम कर सकती है, उनको बंद कर सकती है, या कुछ समय तक उनको स्थगित कर सकती है, उनकी वसूली को रोक सकती है। आपकी 3 धाराएं पूरी क्लियर हो गई। इसमें इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, 104 में चलते हैं। अब 104 है आपका उपयोगिता प्रभार। उपयोगिता प्रभार हमने पहले भी बात करी थी, यूजर चार्जेज। भाई नगर पालिका आपका कोई काम कर रही है, ठीक है, तो उसके बदले जो पैसे लेगी आपको, उसके बदले जो टैक्स लगी वो उपयोगिता प्रभार होगा। आपको नगर पालिका ने कोई सुविधा दी, उस सुविधा के बदले आपसे कुछ वसूला जा रहा है। जैसे इसके अंदर क्या क्या आएगा वो देखा, मल निकास और मल वहन। भाई मल निकास और मल वहन जो है वो आपको एक सुविधा होगी, इस सुविधा के बदले वो चार्ज लेगी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी जो नगर पालिका क्षेत्र में जो कचरा पड़ा है उसका मैनेजमेंट करना। ठीक है, निर्माण और मरम्मत कार्य किसी प्रकार का किया जा रहा है तो उससे ले सकती है। मार्गों पर सामग्री और मलबे के डेरा आपने लगा रखे हैं, और नागरिक सेवाओं से संबंधित अन्य कार्य। ठीक है, तो अब आपको यहां से ये 3 का विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? यहाँ ये 2 काम तो किसने किए? नगर पालिका ने किए। 2 काम तो उपयोगिता प्रभार किसने किए? नगर पालिका ने किए। लेकिन ये 3 काम किसने किए? व्यक्ति ने, सॉरी ये 2 काम व्यक्ति ने किए। कैसे किए? भाई आप कोई निर्माण कार्य कर रहे हो, आप अपने घर पे मकान बना रहे हो, तो मकान बना रहे हो तो नगर पालिका आपसे क्या लेगी? यूजर चार्जेस लेगी, आपसे टैक्स वसूलेगी। ठीक है, कि आपको अनुमति लेनी पड़ेगी और परमिशन देने के लिए नगर पालिका आपसे टैक्स लेगी। वो किस लिए लेगी? कि जो मार्ग है वहां पे आप क्या डालोगे? सामग्री। आपने मकान बनाया ना, तो आप वहां पे क्या डालोगे? सामग्री डालनी पड़ेगी आपको। ऐसा तो है नहीं कि मकान के अंदर ही डाल लोगे, और अगर अंदर भी डालते हो तो नियमन करने के लिए वो आप पे टैक्सेस उपयोगिता प्रभार ले सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो भी नागरिक सेवाएं जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, पट्टा है, ठीक है, या अन्य कोई सेवाएं नागर पालिका द्वारा जो दी जा रही है उन पे भी ये उपयोगिता प्रभार ले सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, धारा 104 जो है वो किस चीज की बात करती है? उपयोगिता प्रभार की बात करती है। और उपयोगिता प्रभार जो है उसमें क्या क्या शामिल है?
भाई मल निकास, और आप पूरी तरह से ये देख लो कि ऐसे कोई भी कार्य जो नगरपालिका द्वारा किए जा रहे हैं या आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो चार्जेस के रूप में आपसे लेनी है। जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, मल निकास और मल वहन है, निर्माण कार्य के लिए है या मरम्मत के लिए है। इसके साथ साथ आपके मार्गों पे सामग्री डाल रहे हो या फिर कोई नागरिक सेवाएं हैं उनके लिए भी आपसे यूजर चार्जेज ले सकती है। तो 104 था उपयोगिता प्रभार। 105 देखिए, फीस और जुर्माना उद्घृत करने की शक्ति। भाई नगरपालिका फीस और जो जुर्माने उद्घृत करेगी, सबसे पहले चीज तो ये ध्यान रखना है कि ये जो फीस और जुर्माने उद्घृत करेगी, जो लेगी वो किसमें, एक्ट के प्रोविजन के अनुसार लेगी। जो 2009 का एक्ट है उसके अनुसार ये उद्घृत करेगी। अब फीस और जुर्माने किस तरह से लिए जाएंगे उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, भवन योजना मंजूरी या पूर्णता प्रमाण पत्र। किसी भवन, कोई भवन बनाना है, कोई योजना बना रहे हो, उसकी मंजूरी देनी है या कोई सीसी देनी है, पूर्णता प्रमाण पत्र देना है, तो उसके लिए नगरपालिका आपसे क्या लेगी, आपसे फीस वसूलेगी, आपसे जुर्माना वसूलेगी। ठीक है। कोई आवासीय भवन है और उसका गैर आवासीय उपयोग में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। भाई जैसे मान लीजिए कोई आपका घर है, रहवासी मकान, और उसमें आपको दुकान खोलनी है, तो वो तो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटीज हो गई। तो नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटीज होगी तो वहां उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, वहां आपको चार्जेस जो है नगरपालिका आपसे वसूल लेगी। व्यवसायों के विभिन्न प्रवर्ग, अलग अलग व्यवसाय हैं और प्रत्येक व्यवसाय पे अलग अलग प्रकार से कर निर्धारित कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई रेडी लगा रहा है, तो रेडी लगा रहा है तो वो नगरपालिका की भूमि का उपयोग कर रहा है, वहां नगरपालिका जो है वो टैक्सेस ले लेगी। विभिन्न क्रियाकलाप, और इसके अलावा अन्य क्रियाकलाप जैसे कोई नलकूप लगाएगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, मछली पकड़ रहा है तो भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, इस तरह के कार्य। ठीक है। इसके साथ अलावा हमने पहले भी बात करी है विज्ञापन। ठीक है। आवारा पशु जो घूम रहे हैं वो तो घूम रहे हैं, उनको नगरपालिका व्यवस्था कर लेगी, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पशु है तो फिर नगरपालिका जो है उनपे भी टैक्स लगाएगी। छकड़े और जो गाड़ी है नगरपालिका के अंदर क्षेत्र में है उन पे टैक्सेस ले सकती है। ठीक है। और जन्म मृत्यु और प्रमाण पत्रों पे भी ये टैक्स जारी कर सकती है। तो ये था फीस और जुर्माना उद्घृत करने की शक्ति की। भाई कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां नगरपालिका फीस और जुर्माने ले सकती है। तो 104 में हमने क्या पढ़ा, ये थी 105। 104 में हमने पढ़ा उपयोगिता प्रभार। 105 में हमने पढ़ा फीस और जुर्माना उद्घृत करने की, लगाने की, उद्घृत यानी लगाना, टैक्सेस आरोपित करने। ठीक है। फीस और जुर्माना उद्घृत करने की शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो 106 में आ गया विकास प्रभार। 106 में आ गया विकास प्रभार। भाई आपसे नगरपालिका विकास कर रही है तो आपसे डेवलपमेंट टैक्स भी तो ले सकती है। आंतरिक राजस्व कर लिया, बाध्यकारी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपसे नगरपालिका को कोई विकास करना तो उसके लिए भी तो आपसे ले सकती है। तो विकास प्रभाव किस पे लेगी, सबसे पहले तो आवासीय भवन जो है उन पे वो विकास प्रभार ले सकती है, पहली बात। 106 नंबर धारा है गैर आवासीय भवन। अब आपको यहाँ पे एक मेन चीज याद रखनी है कि जो आवासीय भवन होंगे ना उनके लिए बना रखा कि 14 मीटर से अधिक ऊंचाई के। यहाँ प्रश्न ऐसे आएगा कि भाई कितने मीटर ऊंचाई तक के भवनों को जो है वो नगरपालिका आवासीय विकास शुल्क वसूल कर सकती है। तो 14 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के कोई आवासीय भवन है ना तो उनसे नगरपालिका विकास शुल्क वसूल कर सकती है। ठीक है। लेकिन गैर आवासीय भवन जो है, जो गैर आवासीय भवन है उसमें ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए अलग निर्धारण है कि किसी विशेष मार्ग पर उनकी उपस्थिति, उसके निर्माण का क्षेत्र। ठीक है। दो चीजें हैं विशेष। देखो आवासीय का तो क्या है कि 14 मीटर ऊंचा होना चाहिए, और गैर आवासीय भवन है तो किसी विशेष मार्ग पर उनकी उपस्थिति, मानी कोई विशेष मार्ग जिसपे स्थापित है जहां पे नगरपालिका टैक्स आरोपित करती है, या फिर उनका जो निर्माण का जो क्षेत्र है, कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसके आधार पे जो है वो नगरपालिका क्या ले सकती है, टैक्सेज ले सकती है। ठीक है। विकास क्रियाकलाप प्रारंभ करने से पहले दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई हम तो काम करने के बाद में देंगे, नहीं, बिल्कुल बाद में नहीं देंगे। बाद में कौन देता है, तो
ये जो विकास शुल्क दिया जाएगा वो काम करने से पहले दिया जाएगा, और सभी निवासी और लाभगृह द्वारा संदेह होगा भाई उसके जितने किससे लिया जाए, तो उस क्षेत्र में जो भी निवासी रह रहे हैं, उस मकान में जो भी रह रहे हैं, उन सबके द्वारा, यानी जिससे उसको लाभ हो रहा है उनके द्वारा दिया जाएगा। अलग से इसका लेखा रखा जाएगा और अन्य कार्य में अपयोजित नहीं किया जाएगा। इसका अलग से लेखा रखा जाएगा और किसी दूसरे काम में यूज नहीं किया जाता। एक बार देखते हैं इसको। विकास प्रभार, कौन सी धारा थी? 106। तो सबसे पहले हमने देखा विकास प्रभार किस पे लगाएगी, तो विकास प्रभार लगाएगी आपके आवासीय मकानों पे, और दूसरी चीज थी गैर आवासीय। देखो आवासीय मकानों पे कब लगाएगी, जब उनकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 14 मीटर से ज्यादा है, ऊंचाई 14 मीटर से ज्यादा है, नगर पालिका विकास शुल्क लगा सकती है। ठीक है, गैर आवासीय भवन में ऊंचाई रोल नहीं करेगी, मायने नहीं रखेगी। इसके लिए क्या करेगी, विशेष मार्ग पर अवस्थिति, दो मानदंड निर्धारित किए हैं, विशेष मार्ग पर अवस्थिति प्लस दूसरी चीज क्या होगी, निर्माण क्षेत्र। विशेष मार्ग पर स्थापित होगा और उसका जो निर्माण क्षेत्र होगा, दोनों को आधार बनाकर नगर पालिका जो है वो विकास शुल्क वसूल करेगी। बस दो ही चीजें हैं, आवासीय और गैर आवासीय हो गए विकास शुल्क के लिए। अब आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है कि ये जो विकास शुल्क वसूल किया जाएगा, ये जो विकास शुल्क वसूल किया जाएगा, इस विकास शुल्क में क्या होगा, इसका क्या करेगी, पृथक लेखा रखेगी और अन्य कार्य में अपयोजित नहीं। अपयोजित मानी उपयोग नहीं। भाई जब आप विकास के लिए पैसा ले रहे हो ना, तो उसको विकास के लिए यूज करो, अलग से रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके बदले आपने विकास शुल्क से किसी को वेतन दे दिया, ये नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट टाइप 106 आ सकती है कि विकास प्रभार से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो अन्य कार्य में उसका यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। 107, धारा 107। भाई आपने आंतरिक कर आरोपित करने की बात कर ली, सारी चीजें हो गई, तो कम से कम एक कोई व्यक्ति तो ऐसा भी होगा ना जिसको कर, जिससे टैक्स नहीं लिया जाए, सबसे लिया जाए। तो कर आरोपण में छूट की भी बात कर लो। भाई छूट किस किस को दी जाएगी, छूट किस किस को दी जाएगी, तो कर आरोपण से छूट, करारोपण से छूट। 107 क्या कहती है, करारोपण से छूट। क्या है भाई, किस किस को छूट मिलेगी, मोस्ट चीज है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे ही निकलेंगे क्योंकि दूसरा तो कोई नया तरीका इसमें है नहीं, एक्ट सीधा सा है, कोई बड़ा एक्ट भी नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको ध्यान रखना है कि जो एक्ट की लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज आपको पढ़नी है। आज जो मार्केट में बुक्स चल रही है ना, उन बुक्स में क्या स्थिति है कि उन बुक्स के अंदर एक्ट की लैंग्वेज को परिवर्तित कर दिया। जैसे अभी अपने एक शब्द पढ़ा अपयोजित, अवस्थिति, उपयोक्ता प्रभार। तो इस तरह के जो शब्द है ना, ये एक्ट में है और आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट यही शब्द आएंगे। तो जो वर्तमान में जो बुक्स जो चल रही है, उन बुक्स में कुछ स्थानों में कुछ बुक्स अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं। उन बुक्स में क्या दे दिया गया कि इन शब्दों की जगह इनके सरल शब्द दे दिए गए। लेकिन जब आपको आरपीएससी पेपर देगी तो उस पेपर के अंदर आपको सरल शब्द नहीं दिए जाएंगे, जो एक्ट की जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज आपको दी जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो आपको ये जो एक्ट पढ़ाया जा रहा है, वो मेन ओरिजिनल एक्ट से और जो ओरिजिनल एक्ट से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको यहाँ पे यूज किया गया है। तो वही शब्द हम यूज कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपको वो शब्द जो है थोड़े अखर रहे हो कि यार ये क्या शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में लैंग्वेज में यही पूछा जाएगा, यही शब्द आपके क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो करारोपण से किस किस को छूट है, धारा 107 कह रही है किस किस को छूट है,
भाई कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई अधीन कोई उपक्रम है ना, उसको छूट है। कोई राज्य सरकार का उपक्रम है या केंद्र सरकार का उपक्रम है, नगर पालिका, उसको से टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। कोई पूजा गृह, कोई मंदिर वगैरह है, मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर, जो भी है, नगर पालिका उससे भी टैक्स नहीं लेगी। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, तो कोई ऐसा स्थल है, जैसे मान लीजिए कोई ईद नाम की कोई जगह है, राज्य सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा अधिसूचित कर दिया, तो इससे टैक्स नहीं लेना आपको, तो इससे टैक्स नहीं लेना है, उससे टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। चौथा चीज कह रहा है कि केंद्र और राज्य के अधीन कोई उपक्रम या संस्थान जो 26 जनवरी 1950 से पूर्व कर देते थे, उनको छूट नहीं दी जाएगी। तो केंद्र और राज्य के अधीन कोई ऐसे संस्थान जो 26 जनवरी 1950 से पहले टैक्स देते थे, उन्हें किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। तो क्लियर सी बात है, हमें याद रखना है कि 107 करारोपण से छूट की बात कर रहा है, किस किस को देंगे, तो केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों को छूट होगी। लेकिन अगर 26 जनवरी 1950 से पहले वो टैक्स देते थे तो आप भी लिया जाएगा उनसे, ठीक है। दूसरी चीज कह रहा है कि कोई पूजा गृह, कोई मंदिर वगैरह है, उनको छूट है। तीसरा कह रहा है कि कोई ऐसी स्थिति है, कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसा प्रतिष्ठान है जिसको राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, भाई इससे टैक्स आपको नहीं लेना, नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चार चीजें याद रखनी है। एक आगे अपने आएगा कि उपयोग के आधार पर टैक्स में छूट दी जा रही है, उपयोग के आधार पर टैक्स में छूट दी जा रही है। ये कौन सी बात हो गई कि उपयोग के आधार पर, कि कोई संस्थान है जिसका उद्देश्य सेवा करना है, कोई संस्थान है जिसका उद्देश्य क्या है, सेवा करना है, उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि उसका उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना है, उसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है, तो उससे टैक्स लिया जाएगा। बस सीधी सी बात ये ध्यान रखो, केंद्र और राज्य सरकार का कोई संस्थान अगर ऐसा है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, उससे टैक्स लेंगे, क्योंकि वो पैसे वसूल रहा है ना। और ऐसा है जिसका उद्देश्य सर्विस है, सेवा करना है, तो उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो 107 हो गई आपकी करारोपण से छूट। 101 से लेकर 107 तक जो है वो 7 धाराएं हमने पढ़ ली। आंतरिक राजस्व से स्टार्ट लेकर के कौन कौन से प्रभार होते हैं और किस किस को छूट मिलेगी, ये हमने पढ़ ली। 108 और 109 ये दो धाराएं मेनली क्या कहती है, इन दो धाराओं में है आपके कर लगाने की प्रक्रिया। इन दो धाराओं में करारोपण टैक्स जो है वो लगाने की क्या है, प्रक्रिया है। तो इनको देखते हैं। 108 करिए, कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया। भाई टैक्स लगाओगे तो कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट ये लो तुम्हारे कल से तुम्हारे टैक्स, ऐसा नहीं। तो उसकी प्रोसीजर है किसमें, 108 में। 108 में क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक होगी, नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक होगी। इस बैठक में जो है वो पारित किया जाएगा टैक्स लगाने का प्रस्ताव, कर लगाने का प्रस्ताव जो है वो क्या किया जाएगा भाई, पारित करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे। अब कर लगाने का आपने प्रस्ताव पारित कर दिया, पारित करने के बाद प्रारूप नियमों को प्रथम अनुसूची को नोटिस के साथ प्रकाशित करेगी। अब क्या करेगी, देखो सबसे पहले प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है। प्रस्ताव पारित करने के बाद में ये क्या किया हमने, नगर पालिका की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के बाद में आपको क्या करेगा, एक नोटिस निकालना पड़ेगा। ये नोटिस निकालेंगे कितने समय का, 1 माह का। 1 महीने का क्या निकालेंगे अपन, नोटिस निकालेंगे। ये 1 महीने का नोटिस निकालेंगे, वो किस प्रारूप में निकालेंगे, प्रथम अनुसूची में। ये भी ध्यान रखना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसका जो प्रारूप होगा, इसका जो प्रारूप होगा वो कौन सा होगा, प्रथम अनुसूची में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्ताव पारित कर दिया नगर पालिका में, फिर उसके बाद में नोटिस निकालेंगे 1 महीने का प्रथम अनुसूची में। अब इस प्रथम अनुसूची में क्या क्या चीजें होंगी, इसके अंदर उस टैक्स से संबंधित सारी डिटेल्स उसके अंदर समाहित होगी। भाई टैक्स किससे लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, क्या रेट होगी, कब से स्टार्ट होगा, पूरी डिटेल्स इस प्रारूप में प्रकाशित की जाएंगी। और 1 महीने का टाइम जो है वो उनको दिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में 1 महीने का समय देने के बाद में इस 1 महीने में अगर कोई आपत्ति प्राप्त होती है, इस 1 महीने में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका एक समिति का गठन करेगी। नगर पालिका एक समिति का क्या करेगी, गठन करेगी, और ये समिति इन आक्षेपों की, जो ये आपत्ति मिली है ना, इस आपत्ति की क्या करेगी, जांच करेगी, और जांच करने के बाद में ये समिति क्या करेगी, नगर पालिका को अनुशंसा करेगी। नगर पालिका को अनुशंसा करेगी, भाई जो टैक्स हमने निर्धारित किया उसमें कोई फेरबदल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी अनुशंसा के अनुसार समिति की रिपोर्ट और के द्वारा जो आएगी उसमें, उसके बाद उसको विशेष संकल्प के द्वारा लागू कर दिया जाएगा। भाई इसकी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के बाद में उसको नगर पालिका की विशेष प्रस्ताव के द्वारा उसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये सब है वो, ये पूरी प्रक्रिया किसमें, धारा 108। आप एक बार फिर से देख लो, पहले प्रस्ताव होगा, उसके साथ 1 महीने का नोटिस होगा, नोटिस पहली अनुसूची में जारी किया जाएगा, उस नोटिस में पूरी डिटेल्स होंगी। अगर 1 महीने में कोई आपत्ति आती है तो नगर पालिका एक समिति गठित करेगी। समिति क्या करेगी, उस आक्षेप जो प्राप्त हुए उनकी जांच कर लेगी, और जांच के बाद में उसकी जो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका जो है वो एक विशेष संकल्प के माध्यम से आपका जो कर है उसको आरोपित कर देगी। ये सीधी सी प्रक्रिया 108 में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रारूप जो होगा, हमने बात की प्रथम अनुसूची में जो प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा 1 महीने वाला, उसमें प्रयोजन का चयन किया जाएगा। उसमें क्या क्या चयन किया जाएगा, प्रयोजन। भाई कर लगाने का प्रयोजन क्या है, कर का उद्देश्य क्या है। पहली चीज क्या होगी, उसमें प्रयोजन का चयन किया जाएगा, भाई कर का उद्देश्य क्या है। फिर नियोजन का प्रारूप कैसा होगा, ठीक, कैसे कि व्यक्ति, संपत्ति या प्रवर्ग जिन्हें कर देना है उन सब की डिटेल्स उनके अंदर होगी। मैंने आपको पहले बताया, ये जो नोटिस का जो प्रारूप होगा ना, इस प्रारूप में सारी डिटेल्स होगी। भाई ये जो टैक्स लिया जा रहा है उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कौन इसको जो है वो देगा, किससे वसूला जाएगा, यदि किसी को छूट दी जा रही है तो उस छूट का उल्लेख भी इस टैक्स इसके अंदर होगा। भाई किस किस को छूट दी जाएगी, कर की जो है वो दर क्या होगी, कर की जो है वो रेट क्या होगी, मूल्यांकन का आधार क्या होगा। भाई जैसे आप टैक्स वसूल कर रहे हो, तो टैक्स वसूल कर रहे हो तो उसका कोई मानदंड तो होगा। जैसे 10% लेना, आपको 10 रुपए लेने हैं, तो 10 रुपए किससे लेने हैं, व्यक्ति से लेने हैं, परिवार से लेने हैं, क्षेत्रफल से लेना है, कैसे लेना है, तो उसके मूल्यांकन का आधार क्या होगा, वो भी इसके अंदर शामिल होगा। अन्य मामलों में राज्य सरकार जो भी अपेक्षित करे, और अन्य किसी मामले में राज्य सरकार जो भी अपेक्षित करे, जो भी निर्धारित करे उसके अनुसार। तो कुल मिलाकर आप टोटल में ये देख सकते हैं, सारे शब्दों को एक ही चीज में याद कर सकते हैं कि 108 में क्या है, 108 में कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के तहत क्या है, इस प्रक्रिया में जो प्रारूप नोटिस प्रकाशित होगा 1 महीने का, तारीख समय जरूर याद रखना, इस 1 महीने के नोटिस के अंदर जो है वो पूरी डिटेल्स आएगी कि टैक्स किससे लेना है, छूट किसको देनी है, मूल्यांकन का आधार क्या है, या फिर राज्य सरकार अन्य कुछ अपेक्षित करे, पूरी डिटेल्स उसके अंदर समाहित होगी। ये प्रक्रिया किसमें है, 108 में। 109 में आओ, हमने प्रारंभिक प्रक्रिया कर लिया, 109 में करेंगे कर का अधिरोपण, कर चालू कर देंगे। 109 में क्या करेंगे, 108 में कर को पूरी प्रक्रिया कर ली हमने, 109 के तहत उनको चालू करेंगे। निश्चित तारीख ये कौन निर्धारित करेगी, नगर पालिका। नगर पालिका जो तारीख निर्धारित करेगी उस नियत तारीख से जो है वो कर का अधिरोपण कर दिया जाएगा। भाई इस तारीख से कर चालू है, वो लोगों पे आरोपित हो जाएगा। या मेन जो चीज आपको याद रखने वाली है, मोस्ट है, यहां से क्यों निकलने की संभावना है कि यदि कर जो है वो वार्षिक रूप से उद्ग्रणीय है, देखो एक बार फिर वैसा ही शब्द है, उद्ग्रणीय यानी वसूलनीय। अगर ऐसा टैक्स है जिसको वार्षिक रूप से वसूला जाएगा तो 4 तारीखें आपको याद रखनी है। कितनी तारीखें याद रखनी है, 4 तारीखें, 4 तारीखें आपको याद रखनी है। तो ये जो कर होगा वो निम्न में से किसी 4 तारीखों के माध्यम से स्टार्ट होगा। अब 4 तारीखें कौन कौन सी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई,
और अक्टूबर। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। जनवरी की या तो जनवरी की फर्स्ट तारीख, या अप्रैल की फर्स्ट तारीख, जुलाई की फर्स्ट तारीख, या अक्टूबर की फर्स्ट तारीख। इनकी प्रथम तारीख को शुरू होगा, हमने यहाँ लिख रखा है अप्रैल के प्रथम दिन, जुलाई के प्रथम दिन, अक्टूबर के प्रथम दिन, या जनवरी के प्रथम दिन। अब यहाँ अप्रैल को पहले इसलिए रखा है कि वित्तीय वर्ष अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो बेसिकली कोशिश ये की जाएगी कि अप्रैल के प्रथम दिन से शुरुआत की जाए। 110 क्या कहती है, 109 क्या कहती है कि कर का जो अधिरोपण होगा वो निश्चित तारीख को होगा। अगर कर जो है वो 109 का 2 क्लोज क्या कह रहा है कि अगर कर जो है वो वार्षिक रूप से उद्ग्रणीय, वार्षिक रूप से वसूल किया जाएगा, तो या तो अप्रैल के प्रथम दिन में स्टार्ट किया जाएगा, या जुलाई के प्रथम दिन में स्टार्ट किया जाएगा, या फिर अक्टूबर के प्रथम दिन में स्टार्ट किया जाएगा, या जनवरी के प्रथम दिन में स्टार्ट किया जाएगा। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है कि अप्रैल के प्रथम दिन से स्टार्ट नहीं किया जाता है, अप्रैल के प्रथम दिन से स्टार्ट नहीं किया जाता है, अप्रैल से भिन्न दिवस में स्टार्ट किया जाता है, तो आगे आने वाले आगामी अप्रैल तक यानी अगले 1 वर्ष तक इसको जो है वो त्रैमासिक वसूला जाएगा। ये मोस्ट चीज ध्यान रखो। अगर आपने 1 अप्रैल से शुरू कर दिया टैक्स तो दिक्कत ही नहीं, वार्षिक उद्ग्रणीय होगा। लेकिन अगर अप्रैल के प्रथम दिन से भिन्न दिवस में शुरुआत की जा रही है, जैसे मान लो अप्रैल का पहला दिन से नहीं करके आपने स्टार्ट कब कर लिया, आपने 1 जुलाई से कर लिया, आपने 1 अक्टूबर से कर लिया, 1 जनवरी से कर लिया, तो आगे की जो अप्रैल आएगी तब तक उसको कैसे वसूल किया जाएगा, तब तक उसको त्रैमासिक रूप से वसूल किया। वैसे कर तो क्या था, वार्षिक था, लेकिन वसूल कैसे किया जाएगा, त्रैमासिक रूप से, हर तिमाही से वसूल किया जाएगा। बस मेन छोटी सी बात है। दूसरे का ख 109(2) का क तो हो गया कि कब से लागू होगा, और 109(2) का ख क्या कह रहा है, वसूली का ढंग, उसकी तारीख और उसकी किस्तें विहित प्रारूप में प्रकाशित कर दी जाएंगी। इस वसूली का जो ढंग है, कैसे वसूल करेंगे, नगद लेंगे, फोन पे से लेंगे, कैसे लेंगे, जो भी, और उसकी कितनी किस्त ली जाएंगी, निर्धारित प्रारूप जो हमने 108 के तहत बनाया था उसमें प्रकाशित की जाएंगी। ठीक है। और उद्ग्रहण निर्धारित कालावधि हो तो कालावधि के बाद शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ये टैक्स लगाया था कि भाई 2 साल ही लेंगे, टैक्स लगाया था कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, भाई हमने 2 वर्ष ही टैक्स लेना है, तो 2 वर्ष के बाद में ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद में कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि अगर इस 2 वर्ष का किसी में बकाया है तो वो वसूलनीय होगा। अगर किसी का 2 वर्ष का बकाया है तो वो क्या होगा, वसूलनीय होगा। देखो बेसिक सी चीज है, आपने टैक्स लगाया 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद में आपको लगा कि भाई अब तो बंद होना ही है, 2 साल का होगा, तो उसके बाद में वो टैक्स 0 हो जाएगा। उसके बाद में किसी पे कोई टैक्स आरोपित नहीं होगा, वो टैक्स नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर उस 2 साल का किसी में बकाया है, कोई चोर आदमी है, उसने चुकाया नहीं है, तो उससे उसको वसूलने होगा, उसको 2 साल बाद में भी उससे वसूला जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ेंगे नहीं, उससे वसूल करेंगे। तो 108 में थी प्रारंभिक प्रक्रिया, 108 में थी 109 में थी कर का अधिरोपण। अधिरोपण जो और प्रक्रिया, ये दोनों धाराएं 108 और 109 जो है वो अच्छी तरह से पढ़े, क्योंकि 108 और 109 बहुत ही मोस्ट धाराएं हैं। अब 110 में चलते हैं। अब आपने टैक्स तो लगा दिया, अब टैक्स लगाने के बाद में भाई समस्या क्या आ गई, क्या उसको चेंज भी कर सकते हैं, करों को परिवर्तन करने की प्रक्रिया, धारा 110, 108 और 109 में टैक्स लगाया, 108 और 109 में क्या आपने लगाया, टैक्स लगाया। अब बात आ गई भाई इसमें चेंज कर सकते हैं क्या, तो चेंज करने की प्रक्रिया किसमें है, 110 में, 110 में है चेंज करने की प्रक्रिया। अब ये चेंज क्यों करना है, जैसे मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि भाई टैक्स लगाया, गलत लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, कम लगा दिया, जो भी है, तो उस आधार पर इसको चेंज भी किया जा सकता है। और चेंज करने की प्रोसीजर क्या होगी, 108 और 109 में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो जिस तरह से लागू करने की प्रक्रिया अपनाई गई थी, सेम वो की वो प्रोसीजर इसमें होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 108 और 9 की प्रक्रिया ही इसमें चेंज के लिए अपनानी है। तो ये होगी 110। अब 111, 8 में लगा दिया, 9 में लगा दिया, कर का अधिरोपण कर दिया, 10 में चेंज कर लिया, 11 में क्या हुआ भाई, जो राज्य सरकार है ना, उस राज्य सरकार को लगा कि भाई तुमने तो गलती कर दी, टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, या कम लगाना चाहिए था, जो भी करना था, तो यह राज्य सरकार के पावर है 111 में, और 112 जो होगी ना, 112 में नगर पालिका के पावर है।
111 क्या कह रहे, देखो, कर को स्थगित करने, प्रतिसिद्ध करने या की राज्य सरकार की शक्ति। कर को स्थगित, कमी या प्रतिसिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति। भाई राज्य सरकार को कोई शिकायत मिलती है, राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त होती है, या अन्यथा वो स्वयं भी अगर वो प्रसंज्ञान लेती है और उसको ये लगता है कि जो कर का भार है, जो कर लगाया गया है, वो जनसाधारण के प्रतिकूल है, जनसाधारण के लिए वो सही नहीं है, गलत लगा दिया गया कर, तो तो ये राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार नगर पालिका को लिखित में देगी, राज्य सरकार नगर पालिका को लिखित आदेश देगी कि भाई तुम ये जो टैक्स है ना, उसमें जो भी राज्य सरकार चाहेगी कि भाई इसको रोक दो या कम कर दो या बंद कर दो, ठीक है। अगर नगर पालिका द्वारा उस आदेश का निराकरण नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार अपने स्तर पे अधिसूचना जारी करेगी और अधिसूचना जारी करके इस कर को समाप्त, कमी, प्रतिशत जो उसे करना है वो कर सकेगी। मतलब राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से फ्री है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, नगर पालिका नहीं कर देती, ऐसा नहीं है। नगर पालिका को एक मौका देगी कि आप इसको ठीक कर लो, अगर फिर भी नहीं मानती है नगर पालिका तो उसको वो खत्म करने में सक्षम है। तो आपका 111 क्या कह रहा है, राज्य सरकार की नगरपाल कर को स्थगित, प्रतिसिद्ध और सुधार करने की राज्य सरकार की शक्ति। 112 क्या कह रहा है, देखो छोटी सी धारी, 112 कह रहा है कि जो शक्ति राज्य सरकार में थी वही नगर पालिका की, कर को स्थगित, प्रतिसिद्ध करने की नगर पालिका की शक्ति। अगर नगर पालिका को भी बाद में लगता है ना कि यार टैक्स गलत लग गया, ज्यादा लग गया, हमें कम लग गया, जो भी उसे संशोधन की गुंजाइश उसको लगती है तो वो उसको भी चेंज कर सकती है, ठीक है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब 4-5 धाराएं एक साथ लेते हैं, देखो 108, 109, 110, 111 और 112। अब देखो 108 क्या कह रहा है आपको, धारा 108 में क्या था, करारोपण की प्रारंभिक प्रक्रिया, करारोपण की प्रारंभिक प्रक्रिया 108 में था, ठीक है। 109 में क्या था, कर का अधिरोपण। 110 में क्या था, परिवर्तन। 111 में क्या था, राज्य सरकार की शक्ति। और 112 में आपके था नगर पालिका की शक्ति। बस ये 5 धाराएं तो आपको अच्छी तरह से याद हो ही जानी चाहिए, सबसे मोस्ट भी है। देखो क्या है, 108 में आपने क्या किया कि करारोपण की शक्ति नगर पालिका करारोपण कर सकती है। कैसे करेगी, शॉर्ट में हम देखते हैं प्रक्रिया क्या थी। पहले प्रस्ताव था, पहले क्या था, नगर पालिका का प्रस्ताव, फिर उसके बाद में 30 दिन का क्या था, नोटिस। 30 दिन का क्या था, नोटिस। नोटिस जारी हो गया, उसके बाद में आक्षेप प्राप्त करेगी, आक्षेप प्राप्त करना था। उसके बाद हमने कर ली थी समिति, उसके बाद में हमने गठित करी क्या, समिति। समिति ने कर दी अपनी रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद में नगर पालिका का क्या हो गया, विशेष संकल्प। और विशेष संकल्प के द्वारा हमने जारी कर दिया क्या, विशेष संकल्प के द्वारा हमने क्या जारी कर दिया, कर आरोपित कर दिया। बस यही तो चीज थी, ठीक है। तो ये हो गई 108 बिल्कुल सीधी सी। अब 109 में आ जाओ, कर का अधिरोपण। कर का अधिरोपण के लिए हमने क्या बात करी, पहली चीज की निश्चित तारीख, जो फिक्स डेट है, नियत दिनांक, नियत दिनांक को स्टार्ट हो जाएगा। 2 का क्या था,
109(2) क्या कह रहा था? 109(2) क्या कह रहा था आपको कि जो वार्षिक रूप से उद्ग्रणीय है, ऐसे कर जो वार्षिक रूप से वसूल किए जाते हैं, उन करों को कब से शुरू करेंगे? ये बात थी 2 में। क्या 2 में क्या बात थी भाई? कौन कौन से? या तो अप्रैल या जुलाई या अक्टूबर या जनवरी, इनके फर्स्ट दिन से इनको स्टार्ट करेंगे। यही बात थी कि जो वार्षिक रूप से वसूलनी कर है उनको अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के प्रथम दिवस से शुरू करेंगे। अगर ऐसी पोजीशन बन गई है कि प्रथम दिवस से शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर इनसे शुरू नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर तो आपको समस्या हो जाएगी। तो आगामी अप्रैल तक हमने क्या कहा कि आगामी अप्रैल तक जो है क्या करना पड़ेगा? आगामी अप्रैल तक त्रैमासिक वसूल नहीं होगा। आगामी अप्रैल तक हम उसको त्रैमासिक रूप से वसूल करेंगे। यही तो बात थी छोटी सी। चलो ये 109 भी होगी। 10 में क्या था कि परिवर्तन करने की शक्ति। तो परिवर्तन के लिए हमने एक ही बात करी थी, 108 और 109 की जो प्रक्रिया है ना, वो सारी प्रक्रिया परिवर्तन के लिए अपनानी पड़ेगी। 111 में क्या था कि राज्य सरकार को अगर लगता है तो पहले तो नगर पालिका को लिख के भेजेगी कि भाई चेंज कर दो, गलत किया है, या उसको शिकायत है जो किसी भी कारण से राज्य सरकार के जज की, तो पहले तो किसको भेजेगी? नगर पालिका को लिख के भेजेगी। नगर पालिका कर देगी तो बेस्ट। अगर नगर पालिका नहीं करती है तो राज्य सरकार स्वयं क्या करेगी? नोटिफिकेशन जारी करेगी। गजट अधिसूचना के द्वारा जो है वो क्या कर सकती है? उसको कम कर सकती है, प्रतिसिद्ध कर सकती है, या उसको बंद भी कर सकती है। जो उसको करना है वो नगर पालिका वो कर लेगी। और यही सारी प्रक्रिया जो है वो किसकी शक्ति किसको दे रखी है? नगर पालिका को। 112 के तहत भाई उसको अगर लगता है कि इसको चेंज करना चाहिए, बंद करना चाहिए, तो वो खुद भी जो है वो बाद में इसमें परिवर्तन कर सकेगी। तो ये आपकी 5 धाराएं जो है ना वो शॉर्ट में होगी। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से आपको 5 धाराएं इजीली याद हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जो आपके परीक्षा के जस्ट पहले जो है वो रिविजन में बहुत ही काम आएंगे। ये पूरी की पूरी जो क्लास जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है, उसके बाद में आपके नोट्स भी डाल दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। 114 सॉरी 113 रह गया, 113 रह गया। धारा 113 क्या करी है? कर निर्धारण व कर निर्धारकों की नियुक्ति। देखिए, कर को निर्धारण करने के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति की जाती है जो संबंधित जानकारियां लेते हैं और उन जानकारियों के आधार पर कर का निर्धारण करते हैं। आपको यहां से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, या तो धारा कर निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति की धारा कौन सी है, तो 113 है, या फिर ये पूछा जाएगा कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति आपकी करेगी राज्य सरकार। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार। और ये जो कर निर्धारकों की जो नियुक्ति की गई है, उनको राज्य सरकार के आदेश के द्वारा कोई दूसरा काम भी उनको सौंप सकती है। भाई कर टैक्स जो है फाइनल करने के लिए वो जानकारियां जुटाएंगी ना, उस जानकारी के अलावा अन्य जो काम है वो भी राज्य सरकार उनको प्रदान कर सकती है। तो आपको यहाँ इतना ही ध्यान रखना, इतनी मोस्ट धारा नहीं। 113 कर निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। अब इन कर निर्धारकों की आपने नियुक्ति करी तो भाई ये क्या करेंगे? जानकारियां जुटाएंगे। तो जानकारियां जुटाने की बात 114 में आ गई। 114 में क्या है? कतिपय जानकारियां उपलब्ध करवाना और देने में विफल रहने पर परिणाम। भाई कुछ जानकारियां उपलब्ध, हमने 113 के तहत क्या किया? 113 में राज्य सरकार ने कर निर्धारकों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? कर निर्धारक। ठीक है, ये जो कर निर्धारक है वो क्या करेंगे? टैक्स का निर्धारण करने के लिए 114 के तहत जनता से कुछ जानकारियां मांगेंगे। और यही 114 कह रही है कि कुछ जानकारियां, कतिपय जानकारियां उपलब्ध करवाना और विफल रहने पर परिणाम। कतिपय जानकारियां उपलब्ध करवाना किसको? कर निर्धारकों को। और अगर उसमें विफल रहता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए व्यक्ति से ये मांगते हैं कि भाई फलां जानकारी दो और ये नहीं देता है, तो कर निर्धारक को पावर होगा कि वो अपने विवेक के अनुसार कर का निर्धारण कर देगा। भाई उसको लगता है कि भाई यहाँ लगभग ये होना चाहिए, तो पहले सूचना मांगेगा, नहीं देता अगला, तो कर का निर्धारण कर देगा। कर निर्धारण द्वारा चाहिए गई जानकारी स्वामी
या अधिभोगी उपलब्ध करवाएगा। भाई ये टैक्स जो निर्धारक होंगे ना, इनको जानकारी कौन देगा? स्वामी या अधिभोगी देगा। और अगर वो जानकारी नहीं देता है तो वो अपने विवेक के अनुसार जो है वो फाइनल कर देगा, भाई ये बात खत्म, तू तो रोता रहे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 113 में था कर निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। 114 में क्या आ गया? 114 में आपके आ गया कतिपय जानकारियां उपलब्ध करवाना और विफल रहने का परिणाम। कतिपय जानकारियां उपलब्ध करवाना और विफल रहने का परिणाम 114। 115 में चलते हैं। 115 संशोधन का प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहां तक तो हम टैक्स की बात कर रहे थे, अब उसके बाद में क्या आ गया? अब यहाँ से 115 से स्टार्ट हो गया। भाई जैसे कोई आपका जो प्लॉट है, मकान है, उसमें कोई चेंज कर रहे हो, कोई परिवर्तन कर रहे हो, या हक का अंतरण आएगा आगे, वो सारी चीजें आ गई। अब टैक्स पीछे रह गया थोड़ा सा। ठीक है, तो संशोधन का प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता, कि आप अपना किसी प्रकार का कोई संशोधन कर रहे हो, कोई चेंज कर रहे हो, तो आप बाध्य होंगे कि आप नगर पालिका को उसकी सूचना दें। किसमें? जैसे कोई भवन है, उसका आपने निर्माण कर रहे हो, उसका परिवर्तन कर रहे हो, ठीक है, कार्य आरंभ से या अधिभोग स्टार्ट कर रहे हो, उससे 1 मास के अंदर आपको क्या करनी है? सूचना देनी है। आपको काम स्टार्ट करना है, आपको निर्माण करना है, आपको रहना शुरू करना है, जो कुछ भी आपको करना है, किसी भी प्रकार का संशोधन आप कर रहे हो, वो आपको क्या करना है? 1 महीने के अंदर। कितने समय के अंदर? 115 में क्या? 1 मास, 30 दिन के अंदर जो है वो आपको क्या देनी है? सूचना देनी है। 30 दिन में आपको सूचना उपलब्ध करवानी है। ठीक है, अगर आदमी 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो उससे भाई जुर्माना लगेगा। कितना लगेगा? तो 500 रुपए उस पर जुर्माना लगेगा। कितना? 500 रुपए जुर्माना लगेगा। या फिर जो 3 मास की जो कर की रकम है, भाई वो सूचना दे देता तो 3 महीने की जो कर की जो टैक्स की रकम है उसका 10 गुना, जो भी ज्यादा हो वो उस पर शास्ति लगाई जा सकती है। या तो 500 रुपए, या 3 महीने तक जो कर की जो रकम होती है उसका जो 10 गुना है वो उस पर क्या लगाई जा सकती है? शास्ति लगाई जा सकती है। 115 ये कह रहा है संशोधन की सूचना देना। 113 में क्या था? कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। 114 में क्या था? 114 था आपका कतिपय जानकारियां उपलब्ध करवाना और विफल रहने का परिणाम। परिणाम क्या होगा? भाई खुद दे देगा, वो खुद कर लेगा। और 116 क्या, 115 क्या कह रहा है? 115 कह रहा है कि संशोधन के प्रयोजन की सूचना कार्य निर्माण शुरू करने से या अधिभोग करने से 1 महीने में देगा। विफल रहता है तो 500 रुपए जुर्माना लगाएंगे, या फिर 3 मार्क्स का टैक्स है। और इस 3 महीने के टैक्स को किससे गुणा कर देंगे? 10 से। 10 गुना, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो वसूल किया जाएगा उससे। ठीक है, 115 होगा। 116 चलो, हक के अंतरण की सूचना। अब ये तीनों तीनों जो धाराएं आएंगी वो हक के अंतरण से संबंधित है, कि किसी व्यक्ति ने अपना हक जो है वो अंतरण कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया, यानी कोई भूखंड था, मकान था, उसको बेच दिया, या उसकी मृत्यु होने पे उसके वारिस को मिल गया, किसी भी कारण से वो अब उसका मालिक नहीं रहा, उसका मालिक कौन हो गया? कोई दूसरा हो गया। तो उसका उल्लेख 116 में है कि आपको सूचना देगा, और वो किस में देगा? लिखित में सूचना देगा कि भाई मैंने अब जो है वो ये मेरा मकान नहीं रहा, मकान किसी दूसरे का, टैक्स वैक्स लेना आप उसी से। ठीक है, 117 क्या कह रहा है? सूचना का प्रारूप। ये जो सूचना देगा ना हक के अंतरण की, उसका प्रारूप क्या होगा? तो नगर पालिका अंतरण के दस्तावेज की प्रतिलिपि मांग सकेगी। भाई जिस प्रारूप में, निर्धारित प्रारूप में वो सूचना देगा, उसके बाद में नगर पालिका को अगर लगता है तो वो दस्तावेज मांग लेगी, दस्तावेजों की कॉपी मांगेगी। मैंने कह दिया कि साहब ये प्लॉट अब मेरा नहीं रहा, मैंने फला एक्स व्यक्ति को दे दिया, मैंने एक्स व्यक्ति को दे दिया। तो नगर पालिका को अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर ऐसा कुछ अगर उनको लगता है, तो उनसे कॉपी मांग सकेगी कि भाई आप जो है ना ये कॉपी प्रोवाइड कराओ कि अब आपका नहीं रहा। ठीक है, और 118 में क्या है? 118 में क्या है कि अंतरिति के नाम का नगर पालिका के रजिस्टर में प्रतिस्थापन किया जाएगा। भाई अंतरिति का जो नाम होगा, जो नया नाम वहां दर्ज हुआ ना, उसका नगर पालिका में प्रतिस्थापन किया जाएगा, रजिस्टर में लिखेंगे। एक बार देखो 116 से, देखो 116 क्या कह रहा है आपका? हक के अंतरण की सूचना।
116 था हक के अंतरण की सूचना। हक के अंतरण की सूचना क्या था? 116। ठीक है। 117 में क्या था? 117 में था प्रारूप। ठीक है। और 118 में क्या था? रजिस्टर। रजिस्टर में नाम का प्रतिस्थापन, बस यही तो चीज थी। अब देखो क्या है, ये कह रहा है हक के अंतरण की सूचना देगा, लिखित में देगा। सबसे पहली चीज तो निर्धारित प्रारूप में देगा। नगर पालिका को अगर इच्छा होगी तो वो उसकी कॉपी भी मांग सकेगी जिससे तुमने हक का अंतरण किया। और उसके बाद में अंतरिति का जो नाम है, जिसके नाम से अंतरण किया गया है, उस अंतरिति के नाम का क्या करवाया जाएगा? नगर पालिका के रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो है वो टैक्स वगैरह वसूलना हो तो उससे वसूला जा सके। ठीक है। तो 116 से लेकर 118 तक 3 धारा बिल्कुल हक के अंतरण से रिलेटेड है। अंतरण की सूचना, प्रारूप, और उसके बाद में है रजिस्टर में नाम दर्ज करना। 119, अगर आपने अंतरण की सूचना नहीं दी तो क्या होगा? समस्त संदाय हेतु वही दायी रहेगा। भाई अंतरण की सूचना के अभाव में करों के संदाय का दायित्व, अंतरण की सूचना के अभाव में करों के संदाय का दायित्व। अगर आपने अंतरण की सूचना नहीं दी है तो सारे जो टैक्सेज हैं वो किससे वसूले जाएंगे? उसी व्यक्ति से वसूले जाएंगे। 119 से कहती है। ठीक है, देना जरूरी है। 120, कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय होगा? अब देखो 116 से लेकर 119 तक 4 धाराएं आ गई हक से संबंधित। पहला अंतरण की सूचना, दूसरा प्रारूप 117 में, 118 जो था उसमें था कि रजिस्टर में नाम लिखेंगे, और 119 में क्या था? 119 में था कि हक के अंतरण की सूचना के अभाव में समस्त समुदाय का दायित्व जो है वो किसका बना रहेगा? संबंधित व्यक्ति का बना रहेगा। तो हक के अंतरण की सूचना देना जरूरी है। अब ये है कि जो टैक्सेस वसूले जाएंगे वो किससे वसूले जाएंगे? तो मूल जो पट्टा करता है, जिसका नाम का पट्टा है, उससे वसूले जाएंगे। अगर बहुत सारे पट्टा वाले हैं तो वरिष्ठ पट्टा करता से, अगर उसको वो जो संपत्ति जो है किसी ने उप पट्टे पे दे दी, भाई एक से लेकर दूसरे को दे दी उप पट्टे पे, तो जो वरिष्ठ पट्टा करता है उससे वसूले जाएंगे। और जिसमें से पट्टे पर देने का अधिकार निहित हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पट्टे पे देने का अधिकार नहीं हो, यानी जो उसका मालिक हो, उससे वसूले जाएंगे। तो मैंने आपको ध्यान रखना है कि 120 क्या कहती है? 120 आपकी यही कहती है कि जो संपत्ति है वो किसको से जो टैक्स लिया जाएगा, वो टैक्स किससे वसूला जाएगा? तो जो पट्टा धारक होगा उससे वसूला जाएगा। अगर उप पट्टे पे दे दी गई है तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से वसूला जाएगा। और अगर उन दोनों से भी नहीं है तो उस व्यक्ति से वसूला जाए जिसको पट्टे देने का अधिकार है, जिसके अधिकार में वो भूमि है। ठीक है, तो ये होगी 120। 140 से तक आपकी ये जो है नगर पालिका राजस्व है। 20 धाराएं अपनी इस क्लास में होगी, 20 अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो नोट्स और ये जो क्लास जो पढ़ाई जा रही है वो वहां पे अवेलेबल कराई जा सके। थैंक यू वेरी मच।